हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग मैनेजमेंट की एनटीए यूजीसी नेट के जो पीवाईक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। जो रिसेंट ईयर्स थे 15 ऑनवर्ड्स मैंने काफ़ी बार जो है पीवाईक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, बट हम लोगों ने 2012, 13, 14 इन ईयर्स के पीवाईक्यू कभी भी अपने चैनल पे जो है हम लोगों ने नहीं किए। सो मैंने सोचा क्यों ना आज हम लोग जो है ये भी देख लेते हैं, ताकि इट विल बी जितना आप पीवाईक्यू करते हो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, आपको पता होता है कि आपका वीक एरिया क्या है एंड आप अपने कंसेप्ट में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते रहते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन विच इज़ ऑन 2012 पीवाईक्यूज। लेट्स बिगिन नाउ। एक एक करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एंड वील डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, 2012 पेपर 2। ओके, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन। ओके, इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे तो दो टाइप के मेजर्स होते हैं भाई। कार्डिनल एक मेजर होता है, एक ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल में आप क्या करते हो? अब कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन इट्स यूटिलिटी थ्योरी, राइट। आपको कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी क्या बोलता है कि जो भाई यूटिलिटी है, आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो भी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होता है उससे मिलता है, वो आप मेजर कर सकते हो, राइट। तो कार्डिनल जो मेजर है वो हमें यूटिलिटी थ्योरी में ही रिक्वायर्ड होता है, ताकि हम अपना सेटिस्फैक्शन लेवल जो है उसको नंबर्स के फॉर्म में कैलकुलेट कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A rightward shift in demand curve indicates, okay, rightward shift होता है, leftward shift होता है, then movement along the demand curve होता है। होपफुली ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे कि हमारा डिमांड कर्व है, अब ये क्या बोल रहा है कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इधर, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया। तो ये किस केस में होता है? तो ये किस केस में होता है? एन इंक्रीज इन सप्लाई ओवर द प्रीवियस ईयर। जब आप अपनी सप्लाई बढ़ा देते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो आपका डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज which of the following is the condition for equilibrium for monopolist? Okay, now who is monopolist? Guys, please one thing, मोनोपोलिस्ट के साथ आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कि जो मोनोपोली का सेलर होता है उसको हम मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज। कई लोग इसी की कई लोग ऐसा मान के चल लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज for equilibrium for monopolist? It's MR equals to MC, that is marginal revenue is equal to marginal curve, right? चलिए आगे देखते हैं। तो मोनोपोलिस्ट किसको बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन आपका होता है, मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट होता है उससे रिलेटेड होता है हमारा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? गिवन गुड्स आर दोज गुड्स। ना गिवन गुड्स क्या होता है? अगर आपको ध्यान होगा तो ये आप लोग ने एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड में गिवन गुड्स का पढ़ा होगा। गिवन गुड्स जो है वो हमारे इन्फीरियर गुड्स होते हैं, राइट, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। अगर उनका जो प्राइस है अगर वो बढ़ रहा है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो गिवन गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज प्राइस डिक्रीजेस। Ignite, for which demand increases as price decreases. This is wrong, as price increases, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ओके, क्योंकि गिवन गुड्स आर हमारे इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या हो गया? जैसे कि हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे इंफीरियर गुड हो गया हमारा पोटैटो, राइट। तो मान लेते हैं अगर पोटैटो का रेट बढ़ रहा है, मान लेते हैं 5 रुपये किलो भी बिकता है आलू एंड 25 रुपये किलो भी बिकता है, बट अगर पोटैटो का रेट बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उल्टा उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, जिनको आप गिवन गुड्स भी बोलते हो। सो ये लाइन जो है वो गलत लिखी हुई है यहाँ पे। सो मेक श्योर, कई बार जो है एनटीए के एग्जाम में स्पेशली हर बार एक ना एक क्वेश्चन गलत होता है, तो आई थिंक ये भी 2012 का एक रॉन्ग क्वेश्चन होगा। सो ये हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग हर बार आपकी एग्जाम में पूछा ही जाता है, एंड अगर आप मैच द फॉलोइंग में अपनी सूझबूझ से काम करो तो आपका हर एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करके ही आओगे, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर क्या लिखे हैं हमारे?
डिमांड एस्टिमेशन मेथड एंड उन पर्टिकुलर मेथड्स में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं हमारा लिस्ट 2 में दिया गया है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, हम लोग सीधा करेक्ट आंसर से देखते हैं। लाइक जैसे कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। लाइक सबसे पहला कस्टमर इंटरव्यू मेथड, तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर का आप इंटरव्यू लोगे, राइट, सो इजी, जैसे कि आप इसको इजीली रिलेट कर सकते। देन मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होगा, मार्केट सिमुलेशन होगा। रिग्रेशन मेथड में क्या होता है, टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शन डेटा। रिग्रेशन मेथड में क्या होता है, लाइक दो इक्वेशंस होती है, आप उसकी हेल्प से जो है अपना फिगर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ऑल दैट। देन डिमांड फोरकास्ट में क्या आता है, मार्केट एक्सपेरिमेंट सर्वे, ओके, वन ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक। सो दिस इज वेरी इजी, अगर आप थोड़ा भी जानकारी इसके बारे में रखते हो आप इजीली जो है वो अपने एग्जाम में इसको टिक करके आ सकते हो। आई होप कि ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, who divided all activities of the organization into 6 groups, okay, technical, commercial, financial, security, accounting and managerial. So it's very easy, its correct answer is actually Henry Fayol. Yes, Henry Fayol जिन लोग ने वो 14 principles of management दिए हैं, जिसने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताया है, सेम यहाँ है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज उसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हेनरी फियोल ने। ना मैं एक चीज़ बताऊँ, ये 2012 में तो हमारा क्वेश्चन आया है, ये हाल ही में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 17, 18 नहीं 18, 19, 20 ऐसे किसी ईयर में जो है ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था, बट इस बार क्वेश्चन उल्टा था। मतलब हेनरी फियोल ने किन 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया ये पूछा था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके ऑप्शंस में थी, ठीक है। सो मेक श्योर कि सारी चीज़ें जो है वो आपके टिप्स में हो, क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। और एक चीज़ और, कई लोग पूछते हैं मैम क्वेश्चन रिपीट होता है क्या एग्जाम में। सो क्वेश्चंस ऐसे करके रिपीट होते हैं, यू कैन सी, मतलब ऐसे डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट कुछ क्वेश्चन जो हो गए, जैसे कि मैंने बोला ये दोबारा पूछा गया था बट अलग तरीके से, या फिर क्वेश्चन उतना भले ही रिपीट नहीं हो लेकिन क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछा जाता है वो ज़रूर रिपीट होते हैं। सो मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन से पूछा जा, मतलब जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे उन टॉपिक्स को आप PYQs के साथ एक एक करके कवर अप करते जाओ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ what are the elements that a mission statement of an organization should include? Okay, what is सबसे पहले आपको ये समझना है कि मिशन स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि कई लोग मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, इन सब के पीछे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो गाइस सबसे पहले इनका कंफ्यूजन दूर करो, क्योंकि इससे रिलेटेड तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है, जैसे कि मिशन का आपको दिख रहा है अभी ना। मिशन स्टेटमेंट में क्या होता है, मिशन इज लाइक कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। लाइक मेरा अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पेन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो दिस इज माय मिशन कि मैं एक अच्छा क्वालिटी का पेन जो है वो प्रोड्यूस करूं, राइट। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस लिए एग्जिस्ट करता है, आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है, दैट इज योर मिशन, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मिशन इज आइडेंटिफाइज द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, सेम वर्ड यहाँ पे लिखा है, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द स्टेक होल्डर्स। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है कि आपका कंपनी का एग्जिस्टेंस है क्यों, आप क्या कर क्या रहे हो, दैट इज योर मिशन, सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, changes in population characteristics such as age, gender, race, marital status, income and education are example of. So this is very easy question, इस पार्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। सो इट्स डेमोग्राफिक ऑफ कोर्स, ये सारे के सारे हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स में ही आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, which of the following is not included as micro environmental variables? Okay, ना एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले क्या है कि नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि लाइक प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज and finance condition and culture. Okay, so none of the above is the correct answer, क्योंकि आपसे ये पूछा which of the following is not included. Okay, so ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और, कई लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन कितनी इजी है ना, तो ये क्योंकि 2012 का पेपर है, पहले के टाइम पे जो पेपर का लेवल होता था वो इजी होता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये PYQs करोगे नहीं, आपको ये PYQs करने हैं। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना ज़्यादा PYQ करोगे, जितना ज़्यादा MCQ करोगे, उतने ज़्यादा ही आपके जो बेस है वो क्लियर होगा। मॉक टेस्ट, PYQs ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए, आप पूरा सिलेबस ख़त्म करो, देन यू हैव
to allocate huge amount of time for these mocks and PYQs. तब आपको at the end जाके लगेगा कि नहीं, अब मुझे कुछ आता है and I am prepared for the exam. Okay, next देखते हैं. Now, during his days at Midvale Steel Company, F.W. Taylor saw that employees soldering deliberately working at a pace slower than their capabilities. He identified that worker indulged in soldering primarily for the following reason. Okay, तो F.W. Taylor का है कि उसने ये देखा था कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने मतलब वो धीमे काम करने लगे. ओके, सो वो उसका लाइक रीज़न क्या था? सबसे पहले उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि वो जल्दी जल्दी काम करे तो सारा प्रोडक्शन हो जाए, आउटपुट इंक्रीज हो जाए, उनको जॉब से निकाल दिया जाए. ओके, तो धीमे धीमे काम करो, हमारे पास काम हमेशा बना रहेगा, ये एक थिंकिंग थी. देन वेज सिस्टम जो है वो उतना अच्छा नहीं था एंड जो काम करने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड था. सो दीज वर द रीजन्स. अब ये कुछ जैसे कि ये एक हमारा दिस थिंग क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चंस आते हैं एंड हमेशा आएंगे क्योंकि किसी के भी बच्चे के नंबर 100 में 100 नहीं आते. आपने कभी भी नहीं सुना होगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब यहाँ पे कोई ऐसी सेट बाउंड्री नहीं है सिलेबस की. क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है. अगर आप कोई भी टॉपिक गूगल पे सर्च करने की चलोगे ना तो आपकी बुक में आपने जितना पढ़ा होगा उसके अलावा बहुत ज़्यादा मैटर होगा. तो वो सबको ही लाइक कवर अप कर लेते हैं. सो वन ऑफ द लाइक क्वेश्चन जो थोड़ा हटके है, आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी पता हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा. तो एट द एंड वो बात सेम पड़ती है. तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, सेम. ओके, अमंग द बेस्ट नोन ट्रेट अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी मेजरमेंट, लाइक ट्रेट है एक जगह ऑथर है. कोलम्बी स्टेट्स द नेम ऑफ ऑथर. तो किसने किसको लाइक डिफाइन किया है अगर हम बात करें, जैसे कि 20+ नीड्स जो ट्रेट हैं उनके ऑथर कौन है? मोरे. 16 ट्रेट्स के सॉरी नहीं ओके, आई गेस ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है. चलो देखते हैं, आगे देखते हैं. थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज, मतलब जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड एज अ मैंडेट व्हेन कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड. ओके, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, उनके बीच में कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, राइट? अब तीसरी पार्टी का इन्वॉल्व होना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भाई हम दोनों आपस में सहमति पे आ ही नहीं रहे, हम कोई सोल्यूशन निकाल ही नहीं पा रहे, तो क्या करें? तीसरे आदमी को इन्वॉल्व करो, वो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा एंड वो आपको एक सोल्यूशन पे ला के रखेगा. तो ये उस सिचुएशन में रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो अनरिजॉल्व रह जाते हैं. नाउ द पॉलिसी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू ब्लड इज व्हाट? इनोवेटिव, चैलेंजिंग बट ऑफन रेजिस्टेड. ओके, न्यू ब्लड मतलब ये बोला गया है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूटमेंट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप जो यंग पीपल हैं आप उनका रिक्रूटमेंट करो ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आ सकें. वो ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, राइट? सो दैट इज़ लाइक न्यू ब्लड. ठीक है, आप लाना चाहते हो, दे आर इनोवेटिव, दे आर चैलेंजिंग बट ऑफन रेजिस्टेड. ठीक है, बट स्टिल आप कतराते हो एक बार को क्योंकि हर कोई अपना ये सोचता है कि यार जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी तक करते आ रहे हैं उनके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हो. तो न्यू ब्लड आने में ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं हिचकिचाते हो, बट वो आपको करना चाहिए, तभी एक फ्रेश आइडियाज़, इनोवेशन जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा. ओके, एंड असेसमेंट सेंटर इज अ टेक्निक. ओके, एंड ये टेक्निक है. Then organization learning and learning organization are same. ओके, सो ये मत सोचना यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आपको ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर का अपने लैंग्वेज का यूज़ करने लगो. ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग हो गया या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, दे बोथ आर सेम. ओके, द वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन इट्स वेरी इजी व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज मैक्सिमम. ओके, तो जो आपके वैल्यू ऑफ द शेयर है अगर वो मैक्सिमम है मतलब आपकी फर्म की वैल्यू मैक्सिमम है, राइट?
हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ काम करती है, जैसे कि हम लोग ने वो फाइनेंस में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा है, उसमें क्या है कि आपको अपने शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। नाउ which of the following is the main assumption of Walter valuation model? Okay, Walter model, Gordon model, ये क्या है हमारे सारे? ओके, एंड हमारा MM थ्योरीज हो गए। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी डिविडेंड थ्योरीज हो गई। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वाटर मॉडल का मेन अजम्पशन क्या है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन मॉडल से रिलेटेड जो अजम्पशन उनसे रिलेटेड आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इट्स करेक्ट आंसर क्या है कि जितना भी फाइनेंस आप जनरेट करते हो अपनी कंपनी चलाने के लिए, वो करते हो आप थ्रू रिटेन्ड अर्निंग एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड। तो दिस इज द अजम्पशन। Now, which of the following is an important money market instrument? It's commercial paper. Money market instrument में आपका commercial paper आता है। The method of payment in merger and acquisition may include, okay, जब आप किसी भी एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को मर्ज के साथ मर्ज हो रही है या एक्वायर कर रही है, तो क्या तरीके होते हैं? These all, मतलब ये चारों के चारों आपके तरीके हैं। आप कैश दे सकते हो, लोन स्टॉक के थ्रू, ऑर्डिनरी शेयर्स के थ्रू, कन्वर्टेबल लोन स्टॉक के थ्रू। तो ये सारे के सारे मेथड ऑफ पेमेंट आप अडॉप्ट कर सकते हो ना। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल मोबिलाइज्ड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल, अगर आपको ध्यान हो, इट्स CA माइनस CL। ओके, सो इट्स फॉर डे टू डे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। सो गाइज, अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है तो स्टे ट्यून्ड इन माई चैनल। मैं आगे भी चल के और भी वीडियोस अपलोड करूँगी। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, जहाँ पे लाइक हमारे कोर्सेज जो हैं आएंगे। अभी फ़िलहाल मैं अनअकैडमी में एक्टिव नहीं हूँ, बट फ्रॉम Feb ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू बैच। सो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर NTA UGC नेट प्रिपरेशन फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड इसी के साथ हम ये वाला सेशन जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एवरीवन।